रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन 10 से 12% की दर से सालाना बढ़ रहा है। खासतौर से गंभीर बीमारियों की अगर हम बात करें तो आपके पॉकेट में ये सबसे ज्यादा होल कर सकती है। बढ़ती और बदलती टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट्स की वजह से बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के इस खर्चे से निपटना आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पहले अपने रिस्क कवर पर आपको ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हमारा फोकस इंश्योरेंस पे रहेगा, लेकिन आइए उससे पहले डालते हैं नजर आज की हाइलाइट्स पर। इंश्योरेंस पॉलिसी का भरा हुआ प्रीमियम निकला सम एश्योर्ड से ज्यादा। इस घाटे से क्या अब निकला जा सकता है? योर मनी आज आपको बताएगा गलत इंश्योरेंस खरीदने का साइड इफेक्ट। टर्म पॉलिसी खरीदने के लिए मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी देना क्या जरूरी होगा? योर मनी से समझिए टर्म प्लान का क्लेम क्यों होता है रिजेक्ट। और हमारा फोकस आज इंश्योरेंस पर है। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें फेसबुक के इनबॉक्स पर आप डाल सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। और आज हमारे साथ शो में शामिल हो रही हैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए फाइनेंशियल प्लानर मंजू ढाके। मंजू, स्वागत है आपका योर मनी पर, जहां पर आज हमारा फोकस इंश्योरेंस पर है। और सीधा हम शो की शुरुआत करेंगे दर्शकों के सवालों के साथ। दीपक बंसल का सवाल मैं सबसे पहले लूंगी, जो कि इंश्योरेंस पर सवाल पूछना चाहते हैं। कुछ इनकी डिटेल्स है जो इन्होंने भेजी है हमें ईमेल के जरिए, आपको बता दें। इनकी जो आय है वो 1 लाख रुपए हर महीना है। 32 साल की इनकी उम्र है। परिवार में इनकी पत्नी है, रिटायर्ड पिता भी है। और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे भी जुड़ गए हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप दीपक? अच्छा हूँ। ऑलराइट, गुड टू नो दैट। ओके, तो आपने इंश्योरेंस को लेकर सवाल भेजा है योर मनी पर। क्या डिटेल्स हैं? आपने जो LIC की पॉलिसी ली है, ये क्या नाम है इस पॉलिसी का? मैम, पॉलिसी का एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद है, बट मेरा अराउंड 49,500 रुपए पर ईयर प्रीमियम जाता है 2009 से। और ये 2029 तक, मतलब 20 इयर्स की पॉलिसी है, तब ये खत्म हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि आपने 50,000 रुपए सालाना लगभग आप इसमें लगाते हैं प्रीमियम के तौर पर। अब आप इससे निकलना चाहते हैं, इसका निर्णय आपने क्यों लिया है या क्यों ख्याल आया निकलने का? मैम, एक्चुअली वही आपका प्रोग्राम देख के और बाकी मेरे को थोड़ा रियलाइज हुआ कि मेरे को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अराउंड मेरे को 4 या 5% ही के हिसाब से मेरा मंथ इनकम इंक्रीज हो रहा है और मेरा लार्ज अमाउंट ऑफ सेविंग इसमें चला जाता है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि इस पॉलिसी में आपको क्या करना चाहिए। हालांकि हमारे पास पॉलिसी की बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। दीपक बंसल के सवाल का हम जवाब दें उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप वो तमाम दर्शकों को भी ये सवाल या इस तरह की दुविधा समझाएं कि आप अगर निवेश की रणनीति बनाते हैं किसी भी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस में, जो कि एक रिस्क कवर नहीं है, आपको बस लगता है कि इसमें इंश्योरेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, तो प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन इंश्योरेंस एक रिस्क कवर के तौर पे देखा जाए तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट का एंगल नहीं रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और क्योंकि 31 मार्च की तारीख आ रही है, जल्दबाजी में अक्सर ऐसा निर्णय हम ले लेते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कविता। मैं यही कहूंगी कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये दोनों ही सेपरेट देखे जाने चाहिए। जब आप एक रिस्क कवर की बात करते हो या इंश्योरेंस की बात करते हो तो वहां पे प्योर प्रोटेक्शन ही बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे टर्म इंश्योरेंस है तो ये प्योर प्रोटेक्शन देता है, जहां पे आपको एक अच्छा खासा सम इंश्योर्ड एक छोटे प्रीमियम पे मिल जाता है। छोटा प्रीमियम या चीप प्रीमियम या क्यों? क्योंकि सिर्फ उसमें प्योर प्रोटेक्शन होती है और कोई चार्जेस नहीं होते हैं। जब हम उसको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों साथ में जोड़ लेते हैं तो उसमें बहुत सारी और चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन, ये सारे हो जाती हैं। तो सबसे पहले जब आप अपनी रणनीति बनाते हैं, ये आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि एक्चुअली आपका एम क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, किस कारण आप वो निवेश कर रहे हैं बीमा पॉलिसी में। और हमेशा से ही इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग लेके चलें।
ओके, अब क्योंकि हमारे पास ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन क्लियरली इन्होंने मन बना लिया है कि ये इस पॉलिसी से निकलना चाहते हैं। अमूमन इस तरह के ट्रेडिशनल प्लान्स जो होते हैं उनमें से निकलने की रणनीति कैसे बनाई जाए, हमें कितना घाटा हो सकता है? वैसे तो ये ऑलरेडी घाटे में है, माफ कीजिएगा, लेकिन हमें आपको सच्चाई से वाकिफ तो कराना ही पड़ेगा। घाटे में कैसे हैं ये भी आप बताइए। जी, अभी जैसे इन्होंने बताया कि करीबन 50,000 ये सालाना इस प्रीमियम भरते हैं LIC में। 9 साल तक उन्होंने भरा है, यानी कि 4.5 लाख तक ये निवेश कर चुके हैं। बिल्कुल। अब इनकी पॉलिसी का टर्म करीबन 20 से 25 साल है। तो अगर और ये कंटिन्यू करते हैं तो टोटल प्रीमियम जो वो पे करेंगे इस पर्टिकुलर पॉलिसी में वो होगा 10 लाख। और ये लिख रहे हैं कि 2029 में इनकी पॉलिसी खत्म होगी, जो कि होगी सिर्फ 20 लाख मिलेगा। तो इसका अगर आप कुछ कमाएंगे भी ना, कुछ रिटर्न भी कमाएंगे ना। जी हाँ, इनकी पॉलिसी का नाम नहीं है तो ये हम नहीं बता सकते कि बोनस उसमें है या नहीं। बट अगर मैं ये 20 लाख और 10 लाख इनफ्लो और आउटफ्लो लेके कहूँ तो भी ये 5 से 6% से ऊपर ज्यादा रेट रिटर्न नहीं देता है। जो उन्होंने दीपक जी ने भी बताया कि उनकी कैलकुलेशन सही है कि 4 या 5% ही उनको छूट रहा है। और सबसे ज्यादा तो ये है कि यहाँ पे सम एश्योर्ड नहीं दिया है। मैं अज्यूम करती हूँ कि मान लीजिए 5 लाख भी अगर सम एश्योर्ड है तो 50,000 का पूरा सालाना जो प्रीमियम है बहुत ही ज्यादा है। जबकि ये टर्म इंश्योरेंस की जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इनकी एज पे मैं 1 करोड़ का भी टर्म इंश्योरेंस देखती हूँ तो करीबन 11,500-12,000 में आ जाएगा। और उसी में ही अगर वो 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस और जोड़ लेते हैं तो करीबन 3,500 इनका आता है। तो आज जो ये 50,000 पे कर रहे हैं, 15,000 में उनको 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 30 साल के लिए मिल सकता है। और बाकी 35,000 वो अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कुछ देखना चाहते हैं तो वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं। और राइट, तो दीपक आपने समझा है कि जो आप 50,000 का प्रीमियम अभी भर रहे हैं उसमें से आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस ले सकते हैं। अगर आपने हेल्थ प्लान नहीं लिया है तो वो भी आपके बजट में आ जाएगा। लेकिन अब अगर इस पॉलिसी को वापस देना है, डिटेल्स तो हमारे पास है नहीं देखिए, लेकिन एक आम नियम क्या होता है, रूल क्या होता है? कोई भी पॉलिसी सरेंडर आप कभी भी कर सकते हो। LIC की ट्रेडिशनल पॉलिसी जब आप सरेंडर करते हो तो नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ऐसा होता है कि 3 साल के बाद जब आप फुल प्रीमियम उसको पे करते हो तब आपका पॉलिसी पेड अप स्टेटस पे आता है। उसके बाद जो कैलकुलेशन होती है वो ये होती है कि पॉलिसी के हिसाब से स्पेशल सरेंडर वैल्यू या गारंटेड सरेंडर वैल्यू दोनों में से जितना अमाउंट ज्यादा होता है वो मिलता है। और ये नॉर्मली इस तरह से ही कैलकुलेट, आप थोड़ा सा घाटे में तो है ही क्योंकि सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो आपका होगा वो पेड अप वैल्यू पे होगा। ऑल राइट, चलिए एक बार फिर से मैं आपको नाम दोहरा देती हूँ। HDFC लाइफ लिव टू प्रोटेक्ट 3D+ आपको रेकमेंड किया जा रहा है मंजू की तरफ से। क्रिटिकल इलनेस राइडर लें या कवर लें? क्रिटिकल इलनेस राइडर वो लें क्योंकि टर्म इंश्योरेंस के साथ वो उसका प्रीमियम भी लॉक हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। दीपक जी आप ऑनलाइन पर हैं हमारे साथ, कुछ और पूछना चाहते हैं? क्लैरिटी अब आ गई है आपको? मैं पूछना चाहता हूँ अराउंड मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, और सेकेंडली मेरे पास एक हेल्थ पॉलिसी रेलीगेयर की ऑलरेडी है, तो फिर मेरे को क्या देखिए कितने पैसे मिलेंगे, हमारे पास ना पॉलिसी की डिटेल्स नहीं है तो वो हम एग्जैक्ट तो आपको बता नहीं पाएंगे। आप अपनी पॉलिसी का नाम ढूंढिए और हमें भेजिए। जहां तक हेल्थ इंश्योरेंस की बात है मंजू, रेलीगेयर का जो आपका प्रोडक्ट में आपने निवेश किया है, अगर वो केयर प्रोडक्ट है तो वो काफी बेहतरीन है। सम एश्योर्ड आपने कितना लिया है, करीबन मेरे ख्याल से आपके एज पे कम से कम आप 5 लाख तो रखिए। इसका एक अच्छा फीचर है NCB सुपर, अगर आपने वो नहीं लिया है तो इस बार रिन्यूअल में वो ऐड करा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंकित जैन हमारे अगले दर्शक हैं जो कि ईमेल के जरिए सवाल पूछ रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। इनके साथ साथ मंजू जो अभी हम अवेयरनेस आती हुई देख रहे हैं, जागरूकता आती हुई देख रहे हैं, बहुत लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्होंने निवेश किया हुआ है उसमें ना ही पर्याप्त रिस्क कवर मिल रहा है और ना ही मुनाफा ये कमा पा रहे हैं। खैर अंकित जैन का सवाल मैं बता दूं क्या है। इन्होंने अपने लिए एक यूलिप प्लान लिया हुआ है, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ड्रीम प्लान है और इसकी मैच्योरिटी 2033 में है। फिलहाल 10,800 के आसपास का ये प्रीमियम भरते हैं सालाना और 25 साल का लगभग टर्म है इस पॉलिसी का। LIC जीवन आनंद भी इनके पास है। अब 2086 में मैच्योरिटी है, काफी समय है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इन्होंने क्या किया है, 5 लाख का सम एश्योर्ड इसके लिए निर्धारित किया हुआ है और इसका प्रीमियम जो ये लगातार भर रहे हैं हर छमाही 10,000 रुपए से कुछ ज्यादा है। तो अब देर आए दुरुस्त आए मंजू, हम यही कह सकते हैं। इन्हें भी अपने लिए एक टर्म प्लान चाहिए, हेल्थ प्लान भी चाहिए और
इन पॉलिसी से कैसे निकलना चाहिए ये भी ये जानना चाहते हैं। लेकिन इस बीच अंकित जैन मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। अंकित नमस्कार, आपका सवाल हम योर मनी पे ले रहे हैं और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा निर्णय है, आपको फाइनली लगा कि इन पॉलिसीज में से निकल जाना चाहिए। ओके, ऑलराइट। और जीवन आनंद आपने ली है 2009 में, है ना? यस मैडम। ठीक है। ये जो आपने यूलिप प्लान लिया हुआ है बिरला सन लाइफ का, क्या आपने इसको किसी लक्ष्य से बांधा है? क्या दोनों पॉलिसीज को लेकर आपने ऐसा कुछ डिसाइड किया था अपने जहन में कि जब पैसे आएंगे तो इन पैसों को हम यहाँ निवेश करेंगे? कोई प्लानिंग की गई थी? नहीं मैडम, ऐसा कोई प्लान नहीं था। एक्चुअली उस टाइम पे मेरे फादर ने ली थी और मेरी जस्ट जॉब लगी थी, तो उन्होंने जस्ट जॉब लगी थी तो कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पज से और मे बी इन फ्यूचर रिटर्न के हिसाब से उन्होंने ये पॉलिसी ली। बट अब मुझे लगता है कि ये वर्थ नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, मेरी फैमिली है और बच्चा है और हाउसिंग लोन भी है। तो मुझे ये निर्णय लेना है कि मैं इन पॉलिसी से बाहर निकल के कोई टर्म प्लान की तरफ जाऊं और एक साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी लूं, या इन्हीं पॉलिसी में कंटिन्यू करूं, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है ये दोनों यूलिप लिंक्ड पॉलिसी है, जो आप ही के प्रोग्राम से सीखा है कि वो अच्छी नहीं रहती है फ्यूचर के लिए। देखिए, यूलिप के साथ तो ऐसा है कि अगर आप इसको 10 से 15 साल के लक्ष्य के लिए बांध ले तो कुछ मुनाफा हो सकता है। यूलिप के शुरुआती सालों में आपको मुनाफा नहीं होगा, मंजू आपको बेहतर समझाएंगी। लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि क्योंकि आपके ऊपर इतनी लायबिलिटी है, इतनी आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, टर्म प्लान का निर्णय तो अच्छा है, क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है? हाँ मैडम, वो है ना, फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रखा है। बहुत बढ़िया। आपने इतने साल हमारा शो देखकर मेरे ख्याल से ये पहली सही बात इन्होंने बोली है, आफ्टर रियलाइजिंग ऑफ कोर्स कि इन्होंने इंश्योरेंस में गलत निवेश किया है। अब बताएं क्या रणनीति हो? सबसे पहले तो जो ये सोच रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं कि वो सरेंडर की तरफ जा रहे हैं, तो क्योंकि इनकी पॉलिसीज को ऑलरेडी 3 साल से ज्यादा हो चुका है। हाँ। अभी बिरला सन लाइफ की जो इनकी पॉलिसी है वो यूलिप पॉलिसी है। इसमें अगर आज भी आप निवेश करते रहें तो आपको एडिशनली प्रीमियम पे करना होगा, जो कि 2.5 लाख है। और अगर आप उससे निकलना चाहते हैं तो आज भी सरेंडर वैल्यू ही आपको मिलेगी, आगे चल के भी आपको सरेंडर वैल्यू ही मिलेगी मैच्योरिटी पे। तो इसमें डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस अगर आप अभी डिसकंटिन्यू करते हैं कुछ नहीं है, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं इस पॉलिसी में। ये पॉलिसी आपने सरेंडर इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जैसे आपने भी रियलाइज किया कि यूलिप पॉलिसीज जो होती हैं, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस जिनको चाहिए एक ही पॉलिसी मैनेज करनी होती है, उन्होंने निवेश करना चाहिए। क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर जो चार्जेस होती हैं, जो भी आप प्रीमियम भरते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर 10,000 प्रीमियम भरा है सालाना, तो इस 10,000 प्रीमियम से जो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उसके पहले काफी सारी चार्जेस कट जाती हैं, जैसे प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है, आपका मोर्टेलिटी चार्ज होता है। मोर्टेलिटी चार्ज यानी कि जो आपने कवर लिया हुआ है उसके ऊपर लाइफ कॉस्ट जो आपको लगती है चार्ज, वो मोर्टेलिटी चार्ज होती है। उसके अलावा पॉलिसी को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे होते हैं वो चार्ज होती है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर प्लान में जिसमें आपने निवेश किया हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट बेनिफिट चार्ज भी है। और सबसे नॉर्मली यूलिप्स में ऐसे होता है कि 5 से अधिक फंड्स होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉलिसी में सिर्फ एक ही फंड है। तो अगर आप अपना निर्णय ये भी करना चाहें कि मुझे एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही फंड है जो एनहांसर फंड है। अभी 5 इयर्स के ऊपर आपकी अगर हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। जो भी उस दिन की एनएवी होगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी और डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस इसमें कुछ नहीं है। तो जो टोटल फंड वैल्यू है वो आपको मिलेगा। दूसरी पॉलिसी में क्या करना चाहिए? आते हैं जीवन आनंद पे। जीवन आनंद एक्चुअली ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, एक होल लाइफ प्लान है, जहाँ पे कुछ समय तक आपको भरना है और कुछ मैच्योरिटी मिलती है, उसमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है और आजीवन होल लाइफ तक आपका कवर चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर आप ये हाईलाइट करें कि इन्होंने प्रीमियम अब तक का जो भरा है वो इनके सम एश्योर्ड से ज्यादा है। बिल्कुल, अभी ये 10,000 के आसपास हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, यानी कि 20,000 रुपए ये सालाना भर रहे हैं 5 लाख के लिए। तो प्रीमियम रेशो टू सम एश्योर्ड रेशो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अधिक है। अब इनका जो टर्म है, जितना भी अभी उन्होंने पे किया है, मान लीजिए 8-9 साल उन्होंने पे किया और 25 साल जब वो भरेंगे तो टोटल उसकी वैल्यू 5 लाख से अधिक यानी 5,08,000 के आसपास आती है, जो कि सम एश्योर्ड तो आपका प्रीमियम में ही पूरा कवर हो जाता है। तो बाकी बोनसेस क्या? तो क्लियरली आपको ये बात पता चल गई है कि ये तो नो निवेश है, आपको इसमें से निकलना ही है। अब निकलकर कहाँ ले, कौन सा टर्म प्लान ले, और हेल्थ इंश्योरेंस का भी सवाल है इनका। इनकी जो
सैलरी बता रहे हैं वो 22 लाख पर एनम है, इसके हिसाब से वो 1 से 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। बट इनकी जिस तरह से आर्थिक स्थिति की उन्होंने बात की, अभी टोटल प्रीमियम आउटले इनका जो है वो 30,000 है। तो इसी 30,000 में अगर हम कुछ प्लान करें तो ये है कि एटलीस्ट 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस वो लेते हैं तो 11,700 के आसपास 30 साल के लिए एक प्लेन वनीला प्रोडक्ट उनको मिलता है। की बात आप कर रही हैं? नॉन स्मोकर 30 साल के लिए, बिल्कुल। और क्योंकि डिपेंडेंस हैं और करंट एज देख के मैं यही कहूंगी कि क्रिटिकल इलनेस भी इससे जोड़ें हमेशा, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस आप अगर सेपरेट पॉलिसी लेना चाहते हो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से तो उसमें 5-5 साल में प्रीमियम चेंज होता है आपकी एज के हिसाब से। इसलिए जब आप इसको ऐड कर देते हो टर्म इंश्योरेंस के साथ तो टर्म इंश्योरेंस का जैसे बेस प्रीमियम लॉक हो जाता है वैसे क्रिटिकल इलनेस भी प्रीमियम लॉक हो जाएगा। उसके लिए मैं HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट रिकमेंड करूंगी या फिर मैक्स का ऑनलाइन टर्म हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का 6,500 में आपको पड़ेगा। उसके लिए आप आदित्य बिरला एश्योर डायमंड, रेलिगियर केयर या अपोलो का कोई भी प्रोडक्ट देख सकते हैं। मुझे ये बताइए जो हेल्थ इंश्योरेंस आप रेकमेंड कर रही हैं ये इंडिविजुअल है? बिकॉज ये इंडिविजुअल है क्योंकि मैंने इनकी ही एज के हिसाब से इनको रिकमेंड किया है। अगर वो फैमिली फ्लोटर भी रहना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स वही हैं, उस हिसाब से फैमिली फ्लोटर के हिसाब से प्रीमियम जो भी इनके पेरेंट्स या फैमिली को कवर करना है उस हिसाब से वो बढ़ जाएगा। ऑलराइट, तो अंकित आपको जल्द से जल्द निकलने की सलाह तो हम दे ही रहे हैं। टर्म प्लान ले लीजिए, आपको रेकमेंड कर दिया गया है 1 करोड़ का टर्म प्लान और साथ ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली फ्लोटर आप ले सकते हैं, आपके लिए ये बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई। और अब सीधा जुड़ते हैं फेसबुक के दर्शकों के साथ। हमारे फेसबुक के पहले दर्शक सागर हेरोवाला फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार सागर जी, आपने टर्म प्लान लेना है, क्या सवाल है आपका, समझाएं। जी एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी HDFC का टर्म प्लान है। ओके। लेकिन मैंने एक साथ 1 करोड़ रुपए का ले लिया था। हाँ। और मेरी एनुअल इनकम है 7 लाख के आसपास। ठीक है। तो अभी मैंने आपके प्रोग्राम से ये भी सीखा है कि हमें टर्म प्लान को स्प्लिट करना चाहिए। क्या अभी मैं नया टर्म प्लान लूँ या एग्जिस्टिंग टर्म प्लान स्प्लिट हो सकेगा? क्या आपको 1 करोड़ का जो कवर है वो बढ़ाना है? अगर वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर किसी और नए इंश्योरेंस में मुझे लेना होगा तो वहाँ पे मुझे क्लेम मतलब मुझे दिखानी होगी ना एग्जिस्टिंग पॉलिसी। बिल्कुल, आपको जानकारी देनी है या नहीं वो सवाल है आपका। और मंजू, सागर से ही मिलता जुलता एक और हमारे दर्शक है जिन्होंने ईमेल के जरिए सवाल भेजा है, नीलेश सालुखे। वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं। HDFC लाइफ से उन्होंने टर्म प्लान तो लिया हुआ है अब, लेकिन खरीदते वक्त उन्होंने पर्सनल एक्सीडेंट जो पॉलिसी ले रखी है उसके बारे में क्या डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको लेकर थोड़े से कंफ्यूज हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों सवालों को एड्रेस करें। पहले सागर का सवाल। जी सागर जी, आपका सवाल ये है कि आपने 1 करोड़ का पॉलिसी लिया है और अभी आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट ठीक का जो निर्णय है जो भी आपने लिया है, कोई भी आप न्यू पॉलिसी में जब निवेश करते हो अगर आपको स्प्लिट भी करना है तो नए पॉलिसी में ही निवेश करना होगा। मैं अज्यूम करती हूँ कि आपको स्प्लिट करना है तो इक्वली करेंगे 50-50 लाख की। तो आपको 2 रास्ते हैं। अगर आपको HDFC से ही पॉलिसी 50-50 लाख की लेनी है तो आप उनको कन्वर्जन रिक्वेस्ट दे सकते हैं प्रपोजल फॉर्म के साथ। नॉर्मली 50 लाख के जब आप पॉलिसी लेंगे 2 स्प्लिट करेंगे तो उसको साइमल्टेनियस एप्लीकेशन बोलते हैं। एक प्रपोजल फॉर्म में आपको बताना है कि 50 लाख के आप 2 एप्लीकेशन डाल रहे हैं और उसके साथ साथ एक लेटर फॉर्मेट HDFC आपको प्रोवाइड करेगा जो कन्वर्जन का होगा। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी अगर आपका 1 करोड़ है और आपकी आय जो आपकी एनुअल इनकम जो आपने बताई वो 7 लाख है तो उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी में कोई अंडरराइटिंग में इशू नहीं आना चाहिए। प्रीमियम बढ़ेगा ऐसा करने से? क्योंकि इनकी इनकम 7 लाख है तो जो अंडरराइटिंग में क्वेश्चन आता है कि इनकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू वर्थ कितनी है, तो वो एलिजिबिलिटी के लिए ये सारे एग्जिस्टिंग पॉलिसीज की डिटेल ली जाती है। अगर 1 करोड़ के साथ और उन्होंने 1 करोड़ के साइमल्टेनियस एप्लीकेशन लिए तो वो 2 करोड़ बनते हैं। तो इसलिए बेटर है कि वो कन्वर्जन के प्रोसेस के थ्रू जाएं। दूसरा सवाल जो नीलेश जी का है कि डिस्क्लोजर्स हमने अगर नहीं किए हैं पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के तो क्या करें। नॉर्मली कोई भी पॉलिसी जब आप निवेश करते हैं तो प्रपोजल फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है। क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो मेजर फोकस होता है कि आप एग्जिस्टिंग ओल्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज डिस्क्लोज करें। उसके लिए क्वेश्चन ये भी रहता है कि एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट की कोई पॉलिसी है क्या। वहां पे अगर आपका अभी भी छूट गया है पर्सनल एक्सीडेंट डिक्लेरेशन करना तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कोई भी डाउट ना रखें। service@hdfclife.com पे एक ईमेल आप ड्रॉप करिए आपकी पॉलिसी नंबर के साथ और जो भी वॉलंटरी डिस्क्लोजर करने हैं आप कभी भी कर सकते हैं।
ऑलराइट, तो चलिए सागर, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है। आपको जहाँ से भी आपने HDFC से अगर ले रखा है तो आपको उन्हीं से ही संपर्क करना चाहिए, और स्प्लिट जैसा कि समझाया आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ये एक प्रक्रिया आपको फॉलो करनी होगी। ऑलराइट, शो के आखिरी पड़ाव में हम आ गए हैं और झटपट सवालों के जवाब देते हैं जो फेसबुक पे हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं। आकाश कुमार का सवाल मैं लूंगी। और मंजू, SBI स्कॉलर प्लान लिया हुआ है इन्होंने, 16 साल के लिए ये इसमें निवेशित रहेंगे, 36,000 रुपए हर साल ये प्रीमियम के तौर पर भर रहे हैं। तो कैसा प्लान है और इसके क्या फायदे हैं, क्या बने रहे इसमें या नहीं? इनका सम अश्योर्ड कितना उन्होंने 36,000 के लिए लिया है, कुछ अगर उसकी जानकारी तो नहीं दी है। बेसिकली SBI स्कॉलर ये जो प्लान है ये एक चाइल्ड प्लान है। अगर इन्होंने अपना लक्ष्य से जोड़ा है कि उनको कुछ मनी बैक, ये एक्चुअली यूलिप प्लान है। तो यूलिप में नॉर्मली जैसे 5 इयर्स लॉक इन पीरियड रहता है, 5 इयर्स के बाद ये विड्रॉ कर सकते हैं यूलिप से। बट इनका जो ये लक्ष्य उन्होंने रखा है, अगर ये लक्ष्य के हिसाब से है चिल्ड्रन एजुकेशन या फ्यूचर, तो ये कंटिन्यू करें। हालांकि ये और भी कंसिडर कर सकते हैं, HDFC गिफ्ट प्लान भी है जो बच्चों के लिए प्योरली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अभी आकाश कुमार जी लिया हुआ है, बने रहें, लेकिन 15 से 20 साल तक का समय इसको दे। अगला सवाल लेते हैं गुलवीर सिंह का, और इन्होंने HDFC का यंग स्टार सुपर प्रीमियम प्लान लिया हुआ है। अब ये फ्यूचर के लिए बेटर है या नहीं पूछ रहे हैं। कब निवेश किया है गुलवीर जी हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये भी क्या एक यूलिप प्लान है? ये भी यूलिप ही है और ये भी चाइल्ड प्लान ही है। चाइल्ड प्लान है मतलब लक्ष्य से ही जुड़ा है, लॉन्ग टर्म तक रहेंगे तो फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अविनाश कुमार पोतदार का सवाल मैं लूंगी। इनके बेटे के लिए शायद ये सवाल पूछ रहे हैं। 19 साल की उम्र है इनके बेटे की, और एनुअल इनकम इनके बेटे की लगभग 1,20,000 रुपए है। और आपके बेटे के लिए आप टर्म प्लान ढूंढ रहे हैं या हेल्थ प्लान ढूंढ रहे हैं हम नहीं जानते हैं। अगर आप उनके लिए निवेश के लिए कोई रणनीति चाहते हैं तो आज तो हम इंश्योरेंस पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन बेटे के लिए अगर इंश्योरेंस पॉलिसी कोई लेनी हो तो कौन सी लें? अर्ली द बेटर मैं कहूँ तो 2 ही प्रोटेक्शन होती हैं, एक टर्म इंश्योरेंस लाइफ के लिए और एक हेल्थ इंश्योरेंस। तो इन दोनों में तो वो निवेश कर सकते हैं। इनके लिए क्योंकि 19 साल है तो मैं तो पहले हेल्थ इंश्योरेंस रिकमेंड करूंगी और बाद में टर्म इंश्योरेंस। ओके, अभी फिलहाल ये हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं तो इनको प्रीमियम बहुत कम पड़ेगा। यस, लगभग कितना? 18 से 24 साल तक नॉर्मली जो फर्स्ट स्लैब होता है 5 लाख भी अगर मैं कंसिडर करती हूँ इनकी एज के लिए, तो करीबन 3-4 हज़ार से हेल्थ इंश्योरेंस उनको मिल जाएगा 5 लाख का। और अगर वो टर्म भी देखना चाहते हैं इस उम्र में, इतना 3-4 हज़ार वो भी पड़ जाएगा। अगर आपका दोनों में निवेश करते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, अर्ली द बेटर, दोनों प्रोटेक्शन आपको मिल जाएंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी रिकमेंडेशन ABSL, एश्योर्ड, डायमंड, रेलिगेयर केयर, जी, HDFC, अपोलो का इजी हेल्थ भी वो देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज इंश्योरेंस जुड़े सवालों के जवाब मिल गए हो, और बहुत बहुत शुक्रिया मंजू आज शो पे आने के लिए। योर मनी में इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो अगर आप हमारे साथ बनाना चाहते हैं तो अपने सवाल लगातार हमें भेजते रहें, @TH पे ट्वीट करें। आप इनफैक्ट ये शो लाइव भी देख सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे। अभी आपने अगर शो मिस कर दिया हो तो आप बाद में जाके भी देख सकते हैं। अपने सवाल ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं हमें mfrmoneycontrol.com पर। लेकिन फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार। Oh,